नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य ज्ञान की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस पार्ट में आप लोग भारत के भूगोल को देखेंगे। कल के पार्ट में आप लोगों ने विश्व का भूगोल एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। भारत के भूगोल को 2 पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है और इसमें कुछ ज़्यादा विश्लेषण की भी आवश्यकता होगी। ज़्यादा तथ्य होंगे अपेक्षाकृत, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ करंट के डेटा से भी अपडेट कर दिया जाएगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं ये पार्ट। पहला दिया है टॉपिक भौगोलिक स्थिति। इसमें पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका शहर कर्क रेखा के समीपस्थ है। तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का भोपाल शहर जो है वो कर्क रेखा के नज़दीक है। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ कुछ बातें आपको जानना जरूरी हैं। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश पर कर्क रेखा है। अगर इसी प्रकार देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा है। यहाँ कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, उस राज्य के जो शहर हैं उनकी अक्षांशीय स्थिति दिया है। यहाँ भोपाल को देखिए, भोपाल की अक्षांशीय स्थिति 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही माना गया है। अब यहाँ पर कुछ अन्य राज्य हैं, उनकी अक्षांशीय स्थिति है। आप पॉज करके उनकी अक्षांशीय स्थिति को एक बार आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ बताने जैसा कुछ नहीं है, समय भी लगेगा, ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि आयोग ने इसका आंसर सी माना था, यानी त्रिपुरा को माना था, लेकिन आप अगर अक्षांशीय स्थिति को देखेंगे तो आप भोपाल को देखेंगे कि ये काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सर्वाधिक है, यानी कि यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो आपका सही जवाब होगा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की, ठीक है। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, बांग्लादेश। एक बात और याद रखिएगा कि भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। दूसरी बात, यदि हम क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। तीसरी बात कि भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है कि कौन सा देश कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ और कितने राज्यों के साथ उनकी सीमाएं लगी हैं। पहली बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। दूसरी बात कि अगर ये देखिए कि कौन कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। दूसरी बात करते हैं चीन की। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा है। अगर राज्यों को देखें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान के साथ देखें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। किलोमीटर में देखें तो 3323 किलोमीटर, लेकिन सर्वाधिक और सबसे कम सीमा इन दोनों का किलोमीटर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आता है नेपाल। नेपाल 1751 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड के साथ। फिर आता है नंबर म्यांमार का। म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगी है। अगर हम भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की सीमा। अंतिम है अफगानिस्तान, ये 106 किलोमीटर की सीमा लद्दाख के साथ। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, आपको अगर क्रम याद रहे तो ये काफ़ी अच्छा है। यानी सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे नेपाल, पाँचवें पे म्यांमार, छठवें पे भूटान और सातवें पे अफगानिस्तान। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सर्दी विषुव यानी दिन रात बराबर, विषुव का मतलब बता रहा है 2019 में किस तिथि को था। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, विषुव का मतलब ये होता है कि वर्ष का वह दिन जब सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर के समय लंबवत होता है। इस कारण दोनों गोलार्ध में दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। इसी को कह रहा है। और अब पूछ रहा है कि विषुव, अब एक बात और याद रखिएगा, विषुव की जो स्थिति बनती है वो दो बनती है, एक होती है शरद विषुव और एक होता है बसंत विषुव। यहाँ शरद विषुव के बारे में पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 23 सितंबर, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बातों को समझ लीजिए। हमने कुछ बातें आपको बता दी कि ये विषुव क्या होता है। ये स्थिति वर्ष में 2 बार बनती है। एक हमने बताया आपको कि शरद विषुव और एक होता है वसंत।
जो शरद विषु होता है ये कब होता है? 23 सितंबर को, और वसंत विषु 21 मार्च को होता है। ये दोनों डेट याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। पूछ रहा है कि कर्क रेखा से निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी आपने पढ़ा था कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं क्रम बता दे रहा हूं। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा आपका, 1, 2 और 4। ठीक है, अगला देखिए। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा जिला है? किन्नौर, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ये जो किन्नौर जिला है ये हिमाचल प्रदेश में है, और ये किसके साथ ये जिला सीमा बनाता है? तो तिब्बत, जो कि चीन ऑक्युपाइड, चीन के उसमें है, ये चीन तिब्बत के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि ये जो खाड़ी दी गई हैं इनमें कौन भारत के क्षेत्र में नहीं, ये प्रश्न पूछ रहा है। यहां पर आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, अकाबा की खाड़ी। ये जो अकाबा की खाड़ी है ये लाल सागर के क्षेत्र में, ठीक है, और ये सीमा किससे बनाती है अकाबा की खाड़ी? मिस्र से, इजराइल से, जॉर्डन से और सऊदी अरब से। और जो बाकी हैं, जैसे विकल्प ए में जो कच्छ की खाड़ी है, और कैबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी ये गुजरात में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये भारत में है। बाकी अकाबा की खाड़ी जो है ये लाल सागर के पास है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार द्वीप, यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यानी कि ये कह रहा है कि भारत का जो दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो ये बड़ा निकोबार द्वीप है। ठीक है, और इसकी अगर दक्षिणतम बिंदु भारत का देखें तो 6:45 उत्तरी अक्षांश है, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रहना चाहिए। अगर हम बात करें मुख्य भूमि पर, तो प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य भूमि पर जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? केप कैमोरिन। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। भारत के कुल 9 राज्य जो है वो तट रेखा से लगे हुए हैं। अब इन 9 राज्यों में नंबर 1 पर कौन है जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है? वो है गुजरात, और कितनी है? 1214.70 किलोमीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे महाराष्ट्र है और पांचवें पे केरल है। कम से कम 3 राज्यों का सही क्रम मालूम होना चाहिए। यदि आप 5 राज्यों का तट रेखा की लंबाई के अनुसार अगर सही क्रम याद रखते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा। याद रखिएगा, जो वर्तमान में परीक्षा का पैटर्न चल रहा है उसमें जो नंबर 1 पर जो है उसको न लेके टॉप, सेकंड और थर्ड को विकल्प में दे दिया जाता है, ताकि आपको ये देखा जाता है कि आपको क्रम मालूम है कि नहीं। तो इसलिए आप कम से कम टॉप 3 का क्रम जरूर याद रखेंगे। यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों की कुल संख्या करीब 572 है। और यदि आप निकोबार द्वीप में बात करेंगे तो यहाँ पर द्वीपों की संख्या कितनी है? 19 है। ठीक है, ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। अगला देखिए, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, अब देखिए यहाँ जो मैं आपको बात कह रहा था वो बात यहाँ पर आ गई। भारत का क्षेत्र के आकार में अगर संघ राज्य की बात करें सबसे बड़े की, तो आपका सही जवाब होगा लद्दाख, लेकिन लद्दाख ऑप्शन में नहीं। ठीक है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है? लद्दाख। लेकिन यहाँ विकल्प में के हिसाब से देखेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पौंडीचेरी, यानी विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हाँ, यहाँ पर कुछ बातें और अतिरिक्त दी गई हैं कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 8 संघ शासित प्रदेश हैं, उनके नाम आपको मालूम होंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और एक और अपडेट याद रखिएगा कि 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक में मिला दिया गया है और इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, यानी कुल मिला के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक, जलडमरू और मन्नार की खाड़ी से ये दोनों देश अलग हैं। ठीक है, और बाकी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं। अभी आपने पढ़ा था कि 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उनकी लंबाई के आधार पर आपने क्रम भी पढ़ा है, उसको याद रखिएगा। यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत ने
पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर जो भारत का हिस्सा है वो प्रतिशत के आधार पर कितना है? तो आपका सही जवाब होगा 2.4%। अगर ये पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना प्रतिशत योगदान है, तो आपका सही जवाब होगा 17.5। ठीक है, ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, यानी क्षेत्रफल के आधार पर 2.4% और जनसंख्या के आधार पर 17.5% भाग वैश्विक दृष्टिकोण में। अगला देखिए, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 7वां। याद रखिएगा, जब आप विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे तो उसमें यह प्रश्न किसके संदर्भ में पूछा गया था? ब्राजील के संदर्भ में। तब भी हमने आपको क्रम बताया था। यहां पर देखिए 7वें स्थान पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत है। डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। जरा जो भारत 7वें पे है तो जो 6 और देश हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े, जरा उनका भी क्रम देख लीजिए। रूस है, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे कौन है? भारत। ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए। अब हम अगर बात करें भारत के क्षेत्रफल की वर्ग किलोमीटर में, तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अभी आपने पढ़ा है कि प्रतिशत के आधार पर भारत का कितना योगदान था, तो वहां आपने पढ़ा था 2.4%, यानी अगर उसको 2 अंक में देखें तो 2.43%। ठीक है, और जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 121.01 करोड़। और प्रतिशत के आधार पर विश्व में जनसंख्या का दृष्टिकोण भारत का तो 17.5 है। इतनी बात आप याद रखेंगे। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, पहले पर कौन है? चाइना है। अगला प्रश्न देखिए, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है लगभग? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7,516.6 किलोमीटर, यानी 7,516.6 किलोमीटर कुल इसकी तट रेखा की लंबाई है। यहाँ विकल्प उसके नियरेस्ट कौन सा है? सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, 7,500 किलोमीटर। और एग्जैक्ट क्या है? 7,516.6 किलोमीटर, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। और अभी आपने पढ़ा था कि सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो आपका सही जवाब क्या था? गुजरात। और मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 3 और अगर एवरेज 5 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, गुजरात नंबर 1 पे, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे महाराष्ट्र और 5वें पे केरल है। ठीक है, और गुजरात का कितना है? 1214.70 किलोमीटर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत की समुद्री तटीय किनारे की दूरी मतलब कितने तक फैली है? किसकी? समुद्री सीमा तट। अब यहां पर जरा एक बात याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर कई भागों में इसको बांटा गया है। अगर आप प्रादेशिक समुद्री सीमा की बात करेंगे, जो यहां पर प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है, तब क्या है यहां पर? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 समुद्री मील। ठीक है, यहां प्रादेशिक समुद्री सीमा के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ कुछ बातों को आपको याद रखना होगा। यदि आप प्रादेशिक बारे में बात करें तो 12 समुद्री मील यानी 12 नॉटिकल मील, और किलोमीटर में देखेंगे तो 22.2 किलोमीटर है। इस 12 समुद्री मील के क्षेत्र में भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा होता है क्षेत्र तटीय संलग्न क्षेत्र। तटीय संलग्न क्षेत्र तट रेखा से 24 समुद्री मील तक की दूरी को तटीय संलग्न क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर भारत को क्या का काम करने का अधिकार है? तो राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार और अप्रवासी कानून का अधिकार इस तटीय संलग्न क्षेत्र में भारत को प्राप्त होगा। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो तट रेखा से 200 समुद्री मील तक है। इसमें अब ये एक बात और याद रखिएगा कि इसे 1982 से संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ लॉ द सी द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, जो आप इस क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्थल सीमा की लंबाई कितनी है भारत की? तो आपका सही जवाब होगा 15,200 किलोमीटर, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, और अभी आपने तटीय भाग कितना पढ़ा है? 7,516.6 किलोमीटर। इन दोनों बातों को याद रखेंगे, यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। और अगर ये पूछा जाए कि मुख्य भूमि की भाग की लंबाई कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? 6100 किलोमीटर। ठीक है, यानी जो तटीय भाग की लंबाई टोटल कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। यदि मैं पूछूं कि मुख्य भाग में तटीय लंबाई कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? 6,100 किलोमीटर। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि ये पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है भारत का, तो 3,214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। ये बातें भी याद रखेंगे, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है और इनमें से कौन सा राज्य 5 राज्य में नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार, यानी विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये भारत मानक समय रेखा की बात कर रहा है। ठीक है,
ये 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं, जिसमें बिहार शामिल नहीं है। यहाँ सी आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत मानक समय रेखा की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1 सितंबर 1947 को। और यदि ये पूछा जाए कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ पर है, कितने देशांतर पर, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर भारत मानक समय रेखा है, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। यानी यही भारत का मानक समय माना जाता है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। अब एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ये भी बात आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। अब मूल प्रश्न पर आइए। पूछ रहा है कि कितने राज्यों से होकर, यहाँ पूछा गया था किस राज्य में नहीं है, तो आपने बिहार बता दिया। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से भारतीय मानक मेरिडियन जाती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रम सही नहीं दिया था, इसका क्रम क्या होगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये 5 राज्यों का क्रम है। अगला देखिए, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो अभी आपने पढ़ा था 7 देशों से, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अब मैं उसको बहुत हर बार रिपीट नहीं करूंगा। अगला है कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा। बांग्लादेश की जो सीमा है वो त्रिपुरा के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, और आपको मालूम है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक है, यहाँ पर 4096 किलोमीटर साझा करता है। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा 20 का। यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। एक बात तो आपको ये याद रखना होगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसको आपने एमरल्ड द्वीप कहा, इसके अलावा इसको पन्ना या मरकत द्वीप समूह भी कहते हैं। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाए, या एमरल्ड द्वीप समूह, या पन्ना द्वीप समूह, या मरकत द्वीप समूह, ये सभी नाम एक के लिए प्रयोग हो रहे हैं। दूसरी बात कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप में छोटे द्वीपों की संख्या की बात करें तो 572 द्वीप समूह हैं और 36 द्वीपों पर आबादी है। और यदि हम अंडमान निकोबार की राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर है, ये भी बात याद रखेंगे। अगला कह रहा है कि भारत की मानक समय मेरिडियन कौन सी है? तो अभी आपने पढ़ा था 82.5 अंश देशांतर, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, हमने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये बिल्कुल सही क्रम है और ये 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल का है अंडमान निकोबार को निकोबार द्वीप से अलग करता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कल जब चैनल की चर्चा हो रही थी तो हमने आपसे कहा था कि भारत के संदर्भ में जब देखेंगे तो वहाँ पर 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री सबकी चर्चा की जाएगी अच्छे से। यहाँ पूछ रहा है कि अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यहाँ मैं अगर प्रश्न को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करूँ और आपसे ये पूछूं कि पर्टिकुलर बताइए कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? लिटिल अंडमान से कार निकोबार अलग होता है 10 डिग्री चैनल से। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, हो सकता है प्रश्न में थोड़ा सा घुमाव करके पूछा जाए। दूसरी बात, यदि विकल्प में 8-9 चैनल का जिक्र किया गया है तो जरा इसको भी समझ लीजिए। एक क्रम याद रखिए, एक ये तो आपको पहले से मालूम है कि अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। अगर हम बात करें अरब सागर की तो इसमें आप देखेंगे सबसे नीचे मालदीव, उसके ऊपर मिनीकॉय और उसके बाद लक्षद्वीप है। अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मालदीव और मिनीकॉय के बीच में है, और 9 डिग्री चैनल किसके बीच में होगा? मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। ठीक है, ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनीकॉय के बीच में, 9 डिग्री चैनल मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो आपको क्लियर कट आप ये बोलिएगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, और यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है नदी द्वीप कौन सा है? ठीक है, तो नदी द्वीप कौन सा है यहाँ पर? तो अभी आपने कल विश्व के भूगोल में भी इस प्रश्न को देखा था, माजुली। ठीक है, माजुली द्वीप जो है ये क्या है? नदी द्वीप है। अब आपने कल विश्व के भूगोल में इसको क्या पढ़ा था? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपने वहां बताया था माजुली द्वीप। ये किस नदी पे, घाटी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र पर। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ कुछ बातें याद रखिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि इस माजुली द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिसिंग जनजाति, सोनेवाल जनजाति, देउरी जनजाति, ये कहाँ पर रहती हैं? माजुली द्वीप समूह के पास। तो ये भी बात याद रखेंगे, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा
इंदिरा पॉइंट, जो अभी आप पूर्व के प्रश्नों में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अब अगर आपने दक्षिणी पॉइंट को पढ़ लिया तो जरा यहाँ पर उत्तरी छोर को भी देख लीजिए। तो भारत का जो उत्तरी छोर है उसको इंदिरा कॉल कहा जाता है। अगर हम बात करें पूर्वी छोर की तो पूर्वी छोर को कीबुतु कहा जाता है, और गुहार मोती या गौर मोता ये पश्चिमी छोर पर स्थित है। ये पूरी बात आपको याद होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से केंद्र शासित क्षेत्र में सबसे बड़ा आकार किसका है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अभी हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ा आकार किसका है? लद्दाख का, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे लद्दाख नहीं है, यहाँ पर भी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पौंडीचेरी। ये प्रश्न फिर रिपीट हो गया सेम विकल्प के साथ, यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा। जरा यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका क्षेत्रफल के आधार पर क्रम समझ लीजिए। सबसे नंबर 1 पे कौन है? लद्दाख। दूसरे नंबर पे कौन है? जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दिल्ली है, उसके बाद दादर एवं नागर हवेली, फिर पौंडीचेरी, फिर चंडीगढ़ और उसके बाद लक्षद्वीप है, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर याद रहनी चाहिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बस्तर जो आदिवासी है ये छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, और अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की राज्य का गठन, तो आपने पॉलिटी में ये चीज़ पढ़ ली है, पॉलिटी आपको कंप्लीट करा दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया उसको वो कंप्लीट कर लेंगे। एक भी प्रश्न इस श्रृंखला का नहीं छूटना चाहिए। अगर इसमें से एक भी प्रश्न आपका गलत हुआ तो फिर ये समझ लीजिए कि ये आपकी बहुत बड़ी लापरवाही होगी, इसलिए हर प्रश्न को कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, और ये कब बना है? 1 नवंबर सन 2000 को। अगला देखिए, पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो आपको मालूम है कि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यदि हम कर्क रेखा के संदर्भ में बात करते तो कर्क रेखा के दक्षिण में है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर सी पॉइंट क्यों गलत हो गया? क्योंकि कह रहा है कर्क रेखा के उत्तर में, अगर लिखा रहे कर्क रेखा के दक्षिण में तब सही होगा, और भूमध्य रेखा के कहाँ पर है? उत्तर में। यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा, ये जो भारतीय प्रायद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला प्रश्न पे चल रहा है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ ये पूछ रहा है लघुत्तर हिमालय का मतलब लघु हिमालय का रहा है, जिसको आप मध्य हिमालय भी कहते हैं, उसका पूछ रहा है कि सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीर पंजाल, ठीक है। यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, पीर पंजाल, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि यहाँ पर जो अगर ये पूछा जाए कि लघु हिमालय मध्य हिमालय कहाँ पर है, तो ये महान हिमालय के दक्षिण में है और शिवालिक हिमालय के उत्तर में है, ठीक है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। और जो प्रश्न पूछा गया है कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो पीर पंजाल है, ठीक है। और लघु हिमालय का जो औसतन चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर, और इसका ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अनाई मुड़ी आपका ऑप्शन हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन है? अनाई मुड़ी, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि अनाई मुड़ी किस पहाड़ी का हिस्सा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा है अनाई मुड़ी, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, ये जो पश्चिमी घाट है इसका विस्तार ताप्ती की मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर का है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। यानी कि अगर आप बात करें गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर यहाँ पर तमिलनाडु तक के हिस्से तक इसका विस्तार है, और इसकी सर्वोच्च चोटी अनाई मुड़ी है। अगला है भ्रंशोत पर्वत में निम्नतर खंड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिए क्या कर रहा है कि भ्रंशोत पर्वत में निम्नतर खंड होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हास्ट, ठीक है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। यहाँ थोड़ी बातों को आपको समझना होगा। जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे और किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाएं तो उनको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यदि हम ब्लॉक पर्वत के उदाहरण की बात करें तो भारत में सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसी प्रकार जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये भी ब्लॉक पर्वत है, और जर्मनी का ही वाजेस पर्वत भी ब्लॉक पर्वत है। अगर पाकिस्तान के साल्ट रेंज की बात करें तो ये भी ब्लॉक पर्वत है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वासाच रेंज जो है और सियरा नवादा ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यानी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण भी आपको याद होने चाहिए। अब जरा मूल प्रश्न पे आइए। पूछ रहा है कि दो भ्रंशों के किनारों का स्तंभ यथावत रहे और बीच का स्तंभ ऊपर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? हॉस्ट पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। और जर्मनी का जो हार्ज पर्वत है इसका प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? जर्मनी का हार्ज पर्वत। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला है प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान यानी पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो इसको दक्कन ट्रैप कहते हैं, ठीक है। यानी विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी दक्कन ट्रैप जो है यहाँ पर कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी का क्षेत्र है, यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें दक्कन ट्रैप के निर्माण की तो मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियस कल्प में इसका निर्माण हुआ, और इसका निर्माण ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन से जो
जो लावा का बृहद उद्गार हुआ उसके ठंडा होने के बाद इसका निर्माण हुआ। और दक्कन ट्रैप का विस्तार अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा तक के राज्यों में देखा जाता है। और यानी लावा यानी बेसाल्ट के जो अपक्षय से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं, इसमें कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। पूछ रहा है कि हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर होती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर औसत ऊंचाई कितनी होती है? 600 मीटर होती है। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, ये जो हिमालय या जो इस बृहद हिमालय या जो हिमाद्री हिमालय है, इसकी अगर पूछी जाए कि इसकी चोटी कौन सी ऊंची है तो आपका क्या होगा? एवरेस्ट। एवरेस्ट यहीं पर है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखेंगे आप। यहाँ पर औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है 6,000 मीटर। अब आपको मालूम है कि हिमालय पर्वतमाला में उत्तर में भारत और तिब्बत के मध्य में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से घिरा ये विशाल पर्वतमाला है, ये आपको पता है। इसके उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में क्या है? भारत, सिक्किम, भूटान ये है बना हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनाई मुड़ी, यानी विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अनाई मुड़ी के बारे में आपने पढ़ा है अभी कि यह अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अगर राज्य पूछा जाए तो ये केरल राज्य के इदुक्की जिले में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई पर बात करें तो 2,695 मीटर है। और अनाई मुड़ी 3 पहाड़ियों के केंद्र बिंदु पर है। कौन कौन सी 3 पहाड़ियां हैं? यदि हम बात करें दक्षिण की ओर इलायची और कार्डमम पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी और उत्तर पूर्व की ओर पलनी की पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर इसका गूगल से ट्रांसलेशन किया गया है, इसलिए दिल के देश लिखा है। ये पूछ रहा है हार्ट लैंड ऑफ इंडिया, कौन सा पठार हार्ट लैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार जो है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। इसे हार्ट लैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज संपन्न होने के कारण हार्ट लैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें छोटा नागपुर के पठार की तो इसमें अब्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना का पत्थर, लौह अयस्क और कोयला जैसे खनिज भंडार उपस्थित हैं। करण अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? माउंट नाग टिम्बा, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो माउंट नाग टिम्बा पर्वत शिखर है ये लघु हिमालय श्रेणी की पर्वत चोटी है जो कि उत्तराखंड में है ये। ठीक है, और ये किसकी है? लघु हिमालय की। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो बृहद हिमालय है इसको हिमाद्री, महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये सिंधु नदी के गार्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की मोड़ तक फैला हुआ है। यदि हम बात करें महान हिमालय के प्रमुख चोटी की, जो मैं ऊपर के प्रश्न में आपसे जिक्र किया था, तो इसकी जो प्रमुख चोटी है वो कौन? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, माउंट कंचनजंगा 8,598 मीटर, माउंट मकालू 8,848 मीटर, माउंट नंदा 7,817। ठीक है, और वहां आपने पढ़ा था कि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर होती है। ठीक है, और नागटिम्बा पर्वत के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में एक नहीं है? ठीक है, यानी ये पूछ रहा है कि इनमें कौन सा कम, मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पहाड़ी ऐसी है जो महत्वपूर्ण रिसोर्ट में नहीं शामिल है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, बाणासुर। ठीक है, अब ये बाणासुर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये जो बाणासुर है ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, केरल राज्य में वायनाड जिले में ये स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर जो और बाकी नाम है जैसे चैल हुआ, रानीखेत हुआ, नैनीताल, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। जरा इनके बारे में चर्चा देख लीजिए। ये जो चैल, रानीखेत और नैनीताल है ये लघु हिमालय के पहाड़ी रिसोर्ट में अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यही पूछ रहा था, उसको लघु हिमालय को वहां पे कम हिमालय लिख दिया था। ठीक है, तो ये लघु हिमालय के अंतर्गत कौन आते हैं? चैल, रानीखेत और नैनीताल। और हमने आपको बताया कि बाढ़सुर जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये केरल के वायनाड में आता है। ठीक है, ये जो चैल है ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं रानीखेत की बात करूं तो ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है और नैनीताल भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, इतनी बात। शिखर पूरी तरीके से भारत में स्थित है, तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? नंदा देवी, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत में पूर्ण रूप से जो सर्वोच्च शिखर है वो कंचनजंगा है। यहाँ पर कंचनजंगा को ऑप्शन में होते हुए भी नंदा देवी को क्यों माना गया? क्योंकि ये सिक्किम और नेपाल दोनों जगह है, इसलिए यहाँ पर इसको ऑप्शन में नहीं लिया गया।
यदि हम माउंट केटू की बात करें, गॉडविन ऑस्टिन की, जो 8,611 मीटर पर है, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि नंदा देवी को ऑप्शन माना गया था, मैंने उसका एक रीजन भी आपको बताया। अगला पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट ये क्या है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट क्या है, पठारों का ढलान है, यानी यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आपको ये पता है कि पश्चिमी घाट गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी पर समाप्त होता है और उत्तर से दक्षिण की तरफ इसमें 1600 किलोमीटर ये लंबा है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी, ये आप पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, अभी आपने पढ़ा है माउंट केटू, यानी माउंट केटू जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई आपने कितनी पढ़ी थी, 8,611 मीटर। यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। यदि मैं नंदा देवी की बात करूं तो ये 7,817 मीटर भारत में है, नंगा पर्वत 8,126 मीटर भारत में और माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर नेपाल में है। यहाँ प्रश्न में काराकोरम श्रेणी पर पूछा था, इसलिए आपका सही जवाब होगा माउंट केटू। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर, तो ये प्रश्न कई बार हो चुका है, अनाईमुड़ी, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला चलिए, पूछ रहा है कि पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन यह किस शहर पे स्थित है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पोनमुड़ी जो है ये तिरुवनंतपुरम में है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में पोनमुड़ी हिल स्टेशन है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्षेत्र चाय के बागान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर एक बात और याद रखनी है आपको कि ये अरब सागर के किनारे पर है और यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं ये उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, हरियाली वन वाले। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अराकू, ठीक है। ये अराकू घाटी जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, यानी दक्षिण भारतीय राज्य में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला चलिए, पूछ रहा है कि मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है, ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। यहाँ एक बात आपको याद रखना होगा, ये जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, लेकिन एक गैप के कारण ये अलग हो गया। किस गैप के कारण, मालदा गैप के कारण, ठीक है, यानी भ्रंश हुआ और भ्रंशन के कारण मालदा गैप बना, इसके कारण ये प्रायद्वीपीय भारत से अलग हुआ। और लेकिन ये मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न जो पूछा गया कि मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो आपने बताया शिलांग चोटी है। एक बात और याद रखिएगा कि गारो, खासी, जयंतियां ये तीनों पहाड़ियां मेघालय पठार की ही भाग है। यहां एक बात और याद रखिएगा, ये जो मिकिर पहाड़ियां हैं ये कार्बी ओंगलोंग पठार का हिस्सा है, ठीक है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, दम्बू चंको, ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अरावली, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो अरावली की पहाड़ी है ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है, और ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। अगर ये पूछा जाए कि इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा गुरु शिखर, जो कि आबू माउंट पर स्थित है, यानी आबू माउंट पर स्थित गुरु शिखर इस अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1,722 मीटर है, ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा, ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं कि इसके पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी निकलती है, ठीक है, और आपको पता है कि लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है, यानी वो भूमिगत हो जाती है। और अरावली के पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में बनास नदी निकलती है, तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए, तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा अनाईमुड़ी, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा और इसके बारे में आपसे कई बार चर्चा भी हो चुकी है। अगला है, और मैंने आपको बताया था कि अनाईमुड़ी के दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ी है, जिसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलायची का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें मुकुट पर्वत की ऊंचाई इन 4 विकल्पों में सबसे कम इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ये विकल्प डी आपका आंसर सही हो जाएगा 47 का। यदि हम एक बार सबकी ऊंचाई देख लें तो कंचनजंगा की 8,598 मीटर, ये सिक्किम में है, नंदा देवी 7,817 मीटर, ये उत्तराखंड में है,
कामेट 7,756 मीटर, ये उत्तराखंड में है। मुकुट पर्वत 7,242 मीटर, ये भी उत्तराखंड में है। अगला पूछ रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े छार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा कच्छ, गुजरात में, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार भी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंचनजंगा भारत में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, ये किसके बीच स्थित है? तो अभी आपने पढ़ा था कंचनजंगा भारत और नेपाल के बीच, यानी यहां पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और भारत में किस राज्य में? तो सिक्किम राज्य में। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। और दूसरी बात कि अगर पर्टिकुलर पूछ दे कि सिक्किम के किस क्षेत्र में, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। ठीक है, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्री तल से सबसे अधिक है? तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ऊटी 2,240 मीटर ऊंचा, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ये जो विकल्प में दिए गए हैं इनकी ऊंचाई दिया गया है, दार्जिलिंग 2,042, ऊटी 2,240, शिमला 2,202 और डलहौजी 1,970 मीटर। अगला प्रश्न है अंडमान, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, चोटी कौन सी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सैडल पीक, यानी उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी, वो सैडल पीक है। ठीक है, और कितने मीटर पर? 732 मीटर पर है, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। ये यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि माउंट देवमाली, ये जो ऑप्शन में दिया है, ये उड़ीसा के कोरापुट में है, और जो ऑप्शन में कारोह चोटी दी गई है, ये हरियाणा राज्य के पंचकुला में है। अगर हम बात करें वेटलिंग छिप की, तो ये वेटलिंग छिप जो है, ये चोटी त्रिपुरा में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में भी जो दिया गया है, इनके भी राज्यों को आप याद रखेंगे। आगे दर्रों से संबंधित प्रश्न है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यहां पर आपको सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, यानी ये जो सामने सामने दिए हैं, बताना है आपको कौन सा सही जोड़ा नहीं है। पहला दिया जोजिला या बुर्जिल, ये जम्मू कश्मीर में है, सही है। अगला दिया बारालाचा और सिपकीला, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये बात गलत दिया है यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी जो है यहाँ पर, यानी दूसरा जो है ये सही नहीं है। बारालाचा और सिपकीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला है थांगला, नीति पास और लिपुलेख, ये कह रहा है हिमाचल प्रदेश में, ये भी गलत है। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, यानी यहाँ पर दूसरा और तीसरा ये गलत है। अगला कह रहा है नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, ये बात सही है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प 2 और 3 देखा जाए किस विकल्प में है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपने सारे ऑप्शन को देख भी लिया। और जो चांगला दर्रा है, ये कहाँ पर है? लद्दाख में, ये भी बात आपको याद रखनी होगी। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य पाल घाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो पहली बात की जो पाल घाट दर्रा है, ये पश्चिमी घाट पर्वत का एक बड़ा दर्रा माना जाता है। और ये किन पहाड़ियों के बीच में है? तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। अब जरा मूल प्रश्न पे आते हैं। अब जब हमने आपको पहाड़ियों के नाम बता दिए, तो आपको तुरंत ये क्लियर हो गया होगा कि ये केरल और तमिलनाडु के बीच में है, यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा आपका। अब जरा इसमें जो बातें और हैं उसको देख लीजिए। हमने आपको बता दिया कि केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच में ये दर्रा यातायात के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक बात और याद रखिएगा, इसके द्वारा केरल का पालक्कड़ और तमिलनाडु का कोयम्बटूर आपस में जुड़ता है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सिपकीला दर्रा। ठीक है, सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और जो बाकी दर्रे दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें आपका लिपुलेख है, ठीक है, या माना दर्रा है, ठीक है, या नीति दर्रा, ठीक है, ये सभी दर्रे कहाँ पे आते हैं? ये सब उत्तराखंड में आते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए मुलिंग दर्रे की, तो मुलिंग दर्रा भी कहाँ पर आता है? उत्तराखंड में आता है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे कि मुलिंग दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सब उत्तराखंड में है, और सिपकीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, ये जो सिपकीला दर्रा है, ये भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अगला देखिए, और एक और महत्वपूर्ण बात कि जो सतलज नदी है, वो इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है, ये इतनी बात आपको याद रखनी होगी। जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जोजिला पास लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि जो जोजिला पास है, ये जम्मू कश्मीर में है, और ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एक बात आपको पता होगी कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, और
अगर हम बात करें हिमालय के क्षेत्र में, तो हिमालय के ये पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और जोजिले दर्रे पर NH-1D नेशनल हाईवे बना है जो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। ये जो नाथुला दर्रा है ये तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ता है। ठीक है, और अगर हम बात करें बनिहाल दर्रे की, तो अभी आपने पढ़ा कि बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर के साथ जोड़ता है, जो विकल्प आपके डी में दिया हुआ है। इसी बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग है। ठीक है, और अगर हम बात करें, अभी आपने जोजिला दर्रा पढ़ा था, वो किसको जोड़ रहा था? लेह को श्रीनगर से। और बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से। अगर हम बात करें रोहतांग दर्रे की, तो ये हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। और याद रखिएगा, अगर खारदुंगला दर्रे की बात करें तो ये लद्दाख से सियाचिन जाने वाले मार्ग पर है और इसी के सहारे नुब्रा घाटी भी जाया जा सकता है। याद रखिएगा, दर्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं, इसलिए जितने दर्रे दिए हैं ये पूरे आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगला है सिपकीला दर्रा। ये हिमालय की किस घाटी पर स्थित है? तो सिपकीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने इसकी बात की थी। सिपकीला दर्रा ये हिमालय का प्रमुख दर्रा है और ये सतलज घाटी, यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि सतलज नदी इसी नदी के सहारे भारत में, तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, और ये जो सिपकीला दर्रा है ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ये जो रोहतांग दर्रा है ये मनाली से 51 किलोमीटर दूर पूर्वी पीर पंजाल रेंज की एक ऊंची पहाड़ी दर्रा है और ये कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। यानी आपको सीधी बात याद होनी चाहिए कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में और ये कुल्लू को किससे? लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। इतनी बात आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि चिल्का झील, अब ये झील और जलप्रपात से संबंधित प्रश्न है। चिल्का झील और उड़ीसा राज्य में स्थित भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। ये किसके दक्षिण ओर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर। ठीक है, यानी यहाँ पर दो बातें आपको पता चली कि चिल्का झील भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी झील है, पहली बात, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। ठीक है, यानी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी खारे पानी की? चिल्का झील। अब दूसरी बात यहाँ पर आपको क्या याद रखनी है कि ये महानदी के, ठीक है, महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर स्थित है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकटक झील, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। लोकटक झील के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि अभी आपने एक तो ये पता लिख दिया कि लोकटक झील भारत में ताजे पानी की एक बड़ी झील है, और अगर ये पूछा जाए कि ये किस रेलवे स्टेशन के नजदीक है तो ये दीमापुर के पास है। कई बार इस तरह के भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ये दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है। कौन सी? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। और इसी झील में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो लोकटक झील मणिपुर में। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि चिल्का झील स्थित है, तो ये आप पढ़ चुके हैं। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कई सारी बातें हो चुकी हैं। यहाँ पर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है और केरल में वेम्बनाथ झील है। ये भी याद रखेंगे, ये ऑप्शन में इन राज्यों के नाम। अगला प्रश्न है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। चिल्का झील के बारे में एक बात और पता होनी चाहिए कि इसे 1981 में रामसर घोषणा के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, मूक घाटी या साइलेंट वैली कहां पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है, यहां विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये केरल के पलक्कड़ जिले के उत्तर पूर्वी में है। ठीक है, और ये नीलगिरी पठार में अनियंत्रित तौर पर फैला है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में थोसेघर वाटरफॉल है, विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें दूध सागर जलप्रपात की, कुछ और जलप्रपात को देख लेते हैं। ये गोवा राज्य में है। यदि हम बात करें जोग या गरसोपा जलप्रपात की, तो ये कर्नाटक राज्य में है। और डुडुमा जलप्रपात ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इन जलप्रपातों को भी आप याद रखेंगे। अगला है झील और उस संबंधित राज्यों के नाम। पहला दिया है पुलिकट झील, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ए को आप तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। चिल्का झील उड़ीसा में, बी को आप पहले के साथ सुमेलित करेंगे।
वुलर झील कश्मीर में, सी को आप चौथे के साथ सम्मिलित करेंगे। और सांभर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, डी को आप दूसरे के साथ सम्मिलित करेंगे। इस प्रकार आपका विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, और एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है, और इस झील का जो 84% भाग है ये आंध्र प्रदेश में, और 16% भाग कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, ये अपवाह तंत्र से है, पूछ रहा है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में से निकलती है? ठीक है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। याद रखिएगा, नासिक जिले में त्र्यंबक नामक स्थान से गोदावरी नदी निकलती है, और ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें गोदावरी की सहायक नदी की, तो गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा नदी, वर्धा नदी, मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा और प्राणहिता, ये सभी नदियां गोदावरी की सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। यानी यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ये हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। यदि अन्य नदी की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कावेरी नदी और गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से है, जो आपने पहले प्रश्न में अभी देखा था इसमें। और कावेरी नदी की बात करें तो इसका उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। यदि हम बात करें गंगा नदी की, जो कि हिमालयी नदी तंत्र है, तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। और अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमयुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। नदियां का उद्गम, इससे प्रश्न निश्चित तौर पर आपको मिलेंगे, आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो आपका यहाँ क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ आपका जवाब होगा बी, कृष्णा नदी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कुल पुनः योग्य भौम जल संसाधन की, तो इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में 46% होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ विकल्प में नहीं है, विकल्प के अनुसार यहाँ पर कृष्णा नदी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? कोयना नदी, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक बात याद रखिएगा कि ये जो खंभात की खाड़ी है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और खंभात में गिरने वाली नदियों की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती है। अगर हमने कहा कि कोयना नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है? तो कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर कृष्णा नदी में मिल जाती है, इसलिए आप कोयना नदी को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी या तापी नदी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश राज्य के दक्कन के पठार में गाविलगढ़ पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर सतपुड़ा श्रेणी की 2 पहाड़ों के बीच से होकर महाराष्ट्र राज्य के जलगांव पठार को पार करते हुए गुजरात राज्य में सूरत से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी बात कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, पेन्नार नदी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो पेन्नार नदी है ये कर्नाटक के चेन्ना केशव पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर हम इसकी सहायक नदी की बात करें तो पापाधन और चित्रावती इसकी सहायक नदी है। यदि हम कावेरी की बात करें तो आपने अभी पढ़ा है कि ब्रह्मगिरी की चोटी से निकलती है। वैगई नदी को याद रखिएगा, ये कंडन मंडी कन्नूर जो कि पश्चिमी घाट पर मदुरै के नजदीक है, वहां से वैगई नदी निकलती है। यदि हम कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर से उद्गम है, और ब्राह्मणी नदी की बात करें तो ये दुधवा पहाड़ी से इसका उद्गम है। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, सोन नदी। जो सोन नदी है ये अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा से मिलती है, यानी सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, जबकि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं केन, बेतवा, चंबल, ठीक है, ये सभी नदियां क्या हैं? ये यमुना की सहायक नदी हैं। ठीक है, ये यमुना से मिलती हैं। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, और यमुना नदी आपको पता है कि यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा नदी के समानांतर बहती हुई प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद होनी चाहिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी जो आपको पता है, इसका भी उद्गम अमरकंटक से है। ठीक है,
यहां पर विकल्प क्या सही होगा, डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला दिया है कावेरी नदी, तो कावेरी नदी मैसूर का पठार, ये सही है। ताप्ती नदी बैतूल का पठार, ये भी सही है। सोन नदी पेंड्रा का पठार, ये गलत है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, यहां पर विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि गोदावरी की बात करें तो त्रिम्बाक का पठार, ये सही है। ठीक है, और ये जो पेंड्रा का पठार है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे, यहां विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। कावेरी की सहायक नदी है, यहां पर विकल्प सी सही होगा। और आपको पता है कि कावेरी नदी ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। ठीक है, और इसका जो सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है वो तमिलनाडु में। अगर हम कावेरी की सहायक नदी की बात करें तो हेमवती, काबिनी, अमरावती, सिस्मा, लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भावनी है। और अगर ये बात किया जाए कि इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है तो शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, कावेरी नदी पर है। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी जो जिसका उद्गम भारत से नहीं है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सतलज नदी। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जरा इनके उद्गम की बात देख लीजिए, सतलज नदी का उद्गम कहां पर है, दक्षिण पश्चिम तिब्बत से है। ठीक है, और वहां पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल झील से, यानी जो तिब्बत में है वहां से सतलज नदी निकलती है। और उत्तर भारत में बहने वाली सदा नीरा नदी है कौन, सतलज नदी। यदि हम बात करें पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में तो ये सबसे अधिक लंबाई की नदी है। और हिमाचल के भाखड़ा में इस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक गोविंद सागर जलाशय भी है। यदि हम बात करें ब्यास नदी की तो ब्यास नदी हरिके बैराज से इसका मतलब सतलज से मिलती है ये हरिके बैराज में। और अगर उद्गम की बात करें ब्यास की तो ये हिमाचल के रोहतांग जिले से इसका उद्गम है। और ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर भारत पाक की सीमा का निर्धारण करती है। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर भी निकली है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि चिनाब नदी, जिसको चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं, ये चंद्र और भागा दो हैं नदियां, इनके मिलान से इसका उद्गम हुआ। और ये बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम है। अगला है रावी नदी, ये कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से उद्गम है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी नदी कौन सी है इनमें से, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सोन नदी सबसे छोटी नदी है, यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। जरा नदियों की लंबाई देख लीजिए, कृष्णा नदी आपको पता है कि महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकली है, इसकी लंबाई 1401 है। नर्मदा नदी ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकली है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। कावेरी नदी, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकली है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। सोन नदी की बात करें तो ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है, इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। तो इस प्रकार आपने देखा सोन नदी सबसे छोटी नदी है। अगला देखिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, गंगा नदी, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। गंगा नदी की यदि आप कुल लंबाई की बात करेंगे तो ये 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ, यह भी आपने पढ़ा था, गंगोत्री हिमनद से। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने के बाद ये दोनों मिलकर गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती हैं और गंगा नदी हरिद्वार के पास मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। 2525 किलोमीटर हमने आपको बता दिया। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि हम गोदावरी की बात करें तो 1465 किलोमीटर, यमुना 1370 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र कुल मिलाकर 2900, भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। अगला देखिए, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है, यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कोयले की उपलब्धता के कारण दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलती है और झारखंड पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए अंत में ये हुगली नदी में मिल जाती है। यदि हम बात करें दामोदर नदी की तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि ये नदी यहाँ पर बाढ़ ला देती थी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान होकर बहती है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, लूनी नदी। थार रेगिस्तान से होकर बहती कौन सी नदी है, लूनी नदी है, यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां एक बात आपको याद रखनी होगी कि यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। ठीक है, ये अरावली पर्वत से निकली, आपने ये पढ़ा है, पहले पढ़ा था अजमेर के निकट, और ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है।
इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम इसकी सहायक नदी की बात करें तो जोवाई, सुकरी, जोजारी, ये लूनी नदी की सहायक नदी हैं। इन नदियों को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की त्रिवेणी संगम नदियां किससे संगम? तो ये आपको पता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। अगला प्रश्न देखिए, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चोमांग युंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है और जहां इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से भारत के क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस और तिस्ता नदी है। ये इस नदी का नाम क्या है? यानी इस नदी से संदर्भित कुछ फैक्ट दिए गए और पूछ रहा है कि इस फैक्ट के आधार पर उस नदी का नाम पहचानिए। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश मानसरोवर झील तिब्बत के जो दक्षिण में है, इसके पास एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से हुआ। और तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको सांगपो कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती हैं तो दिहांग के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 916 है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से प्रवेश करती है और दक्षिण में बहते हुए जब गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ ये मिल जाती है और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए एट लास्ट बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। यदि हम इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो सुबनसिरी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात हो रही है। सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता, लोहित, दिहांग, दिबांग और सेसरी है। याद रखिएगा, ये नदी काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक से तो निकलती है और ये नदी कहाँ पर? खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। याद रखिएगा, पश्चिम की दिशा में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। ये आपने पिछले प्रश्न में इसको पढ़ा भी था एक्सप्लेनेशन में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। आप सभी को पता है कि कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यदि हम अन्य नदियों की बात करें तो वो अन्य नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी? कृष्णा नदी। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा और प्रथम कौन सी है? गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए उन नदियों का नाम। तो आप सभी को पता है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। यानी आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज की, तो इन तीनों नदियों का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से है। ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है, अभी चर्चा हुई थी, मानसरोवर झील से चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अब इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा भी की थी। तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं। सतलज नदी के बारे में बात की जाए तो ये मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है जो शिवालिक पर्वत को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। अगर हम बात करें सिंधु नदी की तो ये मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से निकलती है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी अगर सहायक नदी की बात करें तो सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगली बात देखिए, पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। यानी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, यानी विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यदि हम बात करें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों की तो ये पूर्ववर्ती अपवाह का अनुसरण करती हैं। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नदी के प्रवाह के मामले में को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्यूसेक का। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग होता है। वहीं अगर हम समुद्र में हवा की गति को मापने की बात करें तो ये ब्यूफोर्ट स्केल पर, जो विकल्प ए में दिया है। अगर हम रिक्टर स्केल की बात करें तो ये भूकंप की तीव्रता को मापता है और एनीमोमीटर क्या करता है? ये हवा की गति को मापता है पृथ्वी तल पर। ठीक है, यानी यहाँ पर आपने सभी विकल्प को भी देख लिया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नासिक। इस बात को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और आपको पता है कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगला है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी पर बना है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर एक बात और याद रखिए, यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए बांध के, जैसे नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर
पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर, रामगंगा परियोजना रामगंगा पर जो कि गंगा की सहायक नदी है, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उकाई बांध भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, यानी उकाई बांध कहां पर है? गुजरात में। और गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? उकाई बांध। ठीक है, यानी यहां विकल्प ए सही हो जाएगा। एक बात यहां पर और याद रखना है आपको, यदि पूछा जाए कि गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? सरदार सरोवर बांध। यानी दोनों बातें आपको पता चल गई कि गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध और दूसरा है उकाई बांध। यदि हम बात करें सरदार सरोवर बांध की, तो ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। अगला देखिए, पूछ रहा है कि तमिलनाडु में किस जिले में कल नई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध जो सबसे पुराने बांधों में से एक है स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका तिरुचिरापल्ली, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। एक बात याद रखिएगा, ये जो कलनई के बारे में बात हो रही है, ये एक प्राचीन बांध है जो भारत में तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में कावेरी नदी पर बना है, पहली बात। और ये तिरुचिरापल्ली से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ठीक है, और अगर हम इस बांध की जो कलनई बांध है तमिलनाडु में, अगर हम इस बांध के निर्माण की बात करें तो ये मूल रूप से चोल राजा करिकाल द्वारा बनाया गया था। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, यहां एक बात और आपको पता होना चाहिए, यानी अभी आपने देख लिया कि भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, दूसरी बात कि यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यानी आपको यहां पर दो बातें पता चल गई कि अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका जवाब होगा टिहरी बांध, जो कितने मीटर ऊंचाई पर है? 261 मीटर पर। और यहां एक बात और याद रख लीजिएगा कि ये जो टिहरी बांध की बात हो रही है, ये उत्तराखंड राज्य में है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? भाखड़ा बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर बना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 255.55 मीटर है। यदि भाखड़ा बांध की बात करें तो इसकी निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1963 में इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। और भाखड़ा नागल बांध के बारे में एक और फैक्ट महत्वपूर्ण है कि भूकंप क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। और ये कहां पर है? ये ओडिशा में है, महानदी पर बना है 1948 में। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। यदि आप तटबंध सहित इसकी लंबाई देखेंगे तो 25.8 किलोमीटर है। और एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, इस पर एक कृत्रिम झील भी है जिसको हीराकुंड कहा जाता है। और हीराकुंड बांध से जो विद्युत निकलती है, ये राउरकेला प्लांट को दी जाती है। अगला कर है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। तमिलनाडु में कुडनकुलम परियोजना है, बी आंसर सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी और ये योजना 2013 में पूरी हुई और ये एक नाभिकीय परियोजना है। अगला है श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी कृष्णा नदी पर। ठीक है, यानी यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में और तेलंगाना के महबूब नगर के मध्य अवस्थित है। ठीक है, दूसरी बात कि यह भारत का दूसरा सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। अगला प्रश्न है पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में पैठन जल विद्युत परियोजना है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जो पैठन जल विद्युत परियोजना है, इसको जायकवाड़ी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये भारत की बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इसे गोदावरी नदी पर स्थापित किया गया, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य में जो सूखा प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र है, उसमें कृषि भूमि के लिए सिंचाई में वृद्धि करने के लिए इसको बनाया गया। अगला है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया है, यानी यहां पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और आपको पता है कि चमेरा बांध किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र में, यानी विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में 1800 से ज्यादा बांध है। और अगर हम बात करें दूसरे और तीसरे नंबर की, तो भारत में दूसरे नंबर पे बांधों की संख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में और तीसरे नंबर पे गुजरात है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अभी आपसे चर्चा हुई थी, हमने आपको बताया था कि टिहरी बांध 261 मीटर जो कि उत्तराखंड में है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है? 255.55 मीटर। ठीक है,
दोनों बातें, जब भी प्रश्न आए तो उसको पिछले प्रश्न से रिकॉल कर लीजिए। आपने देखा होगा जितने प्रश्न यहाँ नहीं, पॉलिटी तक में रिपीट हुए हैं, वहाँ तक का मैं रेफरेंस देता हूँ। इसलिए आपको ये बिल्कुल चीज़ें ये होनी चाहिए क्योंकि आपको पेपर देना है। अगला प्रश्न, यहाँ पर विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? यहाँ विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा कि इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, टेहरी बांध। अगला देखिए, और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। अगला है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की एक संयुक्त प्रयास है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसका कुछ लाभ 1959 में नेपाल को भी दिया गया था। उपहार के तौर पर इसमें 4 नहरें और 1 शक्तिगृह दिया गया था। अगला देखिए, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितना भू रिजर्व से आता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 80%, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यानी कि भूमिगत जल, यानी जिसको आप वर्षा जल का अंश मानते हैं, जो भूमि सोख लेती है, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का 80% भूमिगत जल से आता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सलाल पन बिजली परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। यहां विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। आगे देखिए, यहां पर कुछ नदी घाटी परियोजना और संबंधित नदी के नाम दिए गए हैं, जैसे ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर, सलाल बिजली परियोजना चिनाब नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। इनको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्नलिखित में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है शीतकाल में। अब जरा इसका कारण देख लीजिए। आपको पता है कि शीतकाल में जो सूर्य है वो दक्षिणायन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। इसके कारण भूमध्य सागर से जो आने वाली पछुआ जेट है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और इसके कारण क्या है, ये भूमध्य सागर से उठती हैं और भारत में आके हिमालय के कुछ क्षेत्रों में हिमपात करती हैं और भारत के जो उत्तर पश्चिम राज्य हैं वहां पर वर्षा करती हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ शीतकाल में। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के समय में जो इस समय मानसून आया वो किधर से किधर आ रहा है? तो आपको पता है कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी सबसे पहले केरल से ये प्रवेश करता है। यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। याद रखिएगा कि भारत में जो 92% वर्षा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यदि हम बात करें शीतकाल में इनकी दिशा की तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। और ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये केरल राज्य से प्रवेश करता है, मैंने आपको बताया है। ये मानसून विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश करता है उसकी उत्पत्ति स्थल क्या है? मैंने उस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया था कि भूमध्य सागर से ये इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ विकल्प क्या सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ये भूमध्य सागर से तूफानी हवाएं, जिसको आप पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उठती हैं और यही भारत में शीतकाल में वर्षा का उत्तर पश्चिमी इलाके में कारण बनती हैं और ये रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत में 3 फसली ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद, यानी ये 3 फसलें। विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। यदि हम बात करें रबी फसल की तो रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों, राई ये आती हैं और ये अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं और गर्मी के प्रारंभ में मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। यदि खरीफ फसल की बात करें तो इसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा और ये जून और जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। यदि जायद फसल की बात करें तो इसके अंतर्गत तरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला ये सब आता है और ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानसिन राम, मेघालय यानी। अगला प्रश्न है, उस दिन को वर्षा का दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है कितनी? 2.5 mm। यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये जो 2.5 mm है ये वर्षा की मात्रा के आधार पर उसको वर्षा का दिन डिक्लेयर किया जाता है। इसे mm या सेंटीमीटर में भी मापा जाता है। ठीक है, और मानसिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला देखिए, मिट्टी से संबंधित प्रश्न है, मरुस्थली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जरा देख लीजिए। पहला दिया कि यह मूल रूप से रेतीली मिट्टी है, तो ये बात सही है। अगला कह रहा है कि यह नमी की मात्रा को बरकरार रखता है,
ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है ये वाष्पीकरण के कारण ये मृदा में नमी को कम कर देती है, यानी यहाँ पर विकल्प आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला भी ऑप्शन देख लीजिए, यह रंग में हल्की होती है, ये भी सही है, और इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, ये भी बात सही है, क्योंकि इस मृदा में क्षारीय और लवणीय गुण होता है, इसलिए इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, यानी यहाँ पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ इन्होंने डी ऑप्शन प्रिंट कर दिया है गलती से, इसको आप सही कर लेंगे। ये जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है इसमें एक बात याद रखिएगा कि कार्बनिक तत्वों की यानी कार्बनिक तत्व में कमी होने के कारण ह्यूमस का भी अभाव होता है। ठीक है, और बातों पर हमने चर्चा कर ली है आपसे, और यह मृदा देश के कुल मृदाओं का लगभग 4.23% है, यानी यहाँ इसको आप सही कर लीजिएगा, बी ऑप्शन उसमें सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? कण घनत्व और स्थूल घनत्व दोनों, यानी यहाँ पर विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये जो मिट्टी का थोक घनत्व है ये मिट्टी की एक निश्चित मात्रा में द्रव्यमान या वजन को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, बारिश के पानी में बह जाना ये उसके संरक्षण का कोई सर्वोत्तम उपाय नहीं है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात आप याद रखिएगा, यदि आप मृदा के संरक्षण की विधियों के बारे में बात करें तो वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण, अत्यधिक चराई पर रोक, पट्टीदार और सीढ़ीदार कृषि, समोच्च रेखी जुताई, सस्यावर्तन, ये प्रमुख मृदा संरक्षण के उपाय हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगला कह रहा है कि खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी के उदाहरण है, यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि जब नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और इसमें पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये मृदा भारत में उपजाऊ मृदा मानी जाती है। यदि आप पुरानी जलोढ़ मृदा की बात करेंगे तो इसी मृदा को बांगर मृदा कहते हैं, और नई जो जलोढ़ मृदा होती है इसको खादर के नाम से जाना जाता है। और जो जलोढ़ मृदा होती है इसकी उर्वरता के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन इनकी फसलें अच्छी होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कोई कोई क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जो लाल मिट्टी है इसका जमाव पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसमें मुख्य रूप से धातुओं की अधिकता होती है, और किस धातु की? सिलिका और आयरन की तो मुख्यतः इसमें अधिकता होती है, और जो ऑक्सीकरण होने के पश्चात लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब ये जल योजित होती है ये मिट्टी, तो ये मिट्टी पीली दिखाई देती है। अगर हम इस मिट्टी का राज्यों में विस्तार देखें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाया जाता है। और इस मिट्टी में यदि हम उत्पादन की दृष्टिकोण से देखें तो कपास, दाल, गेहूं, मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है, तो टेरा रोसा का क्या तात्पर्य है? लाल मिट्टी से तात्पर्य है। ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये एक लाल क्ले मृदा है जो चूना पत्थर के अवक्षय से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है, तेज हवाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो आपका सही जवाब होगा बलुई मिट्टी, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। बलुई मिट्टी का ही वायु अपर्दन भी सर्वाधिक होता है, और ये मिट्टियां तेज हवाओं से एक दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। अगला कह रहा है कि लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी सही है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ फव्वारा विधि, यानी यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। यानी जो लहरदार या रेतीली मिट्टी होती है वहां फव्वारे की तरह छिड़काव किया जाता है ताकि पौधे और जमीन पर बारिश की तरह बूंदें पड़ें। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? काली मिट्टी इनमें से गुजरात में, यानी विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये जो काली मिट्टी होती है ये दक्कन के पठार के अधिकतम भाग में पाई जाती है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में, और ये रेंगुर और कपास वाली काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इस पे भी प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। और अगर हम रासायनिक दृष्टिकोण से बात करें तो इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, पोटास की मात्रा काफ़ी होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, अगर आप कमी वाले पार्ट को याद रख लें तब भी आपका काम चल जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि
कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी भारत में 40% भागों में पाई जाती है और इस मिट्टी का विस्तार उत्तर के विस्तृत मैदान में, प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में पाया जाता है और ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये गेहूँ, चावल, मक्का, सरसों, चना आदि के लिए उपजाऊ अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, भारत किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान में। यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, जो कि सांबर नामक जो झील है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि, वो कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको उष्णकटिबंधीय पतझड़ जन या पर्णपाती वन कहते हैं। यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। एक बात और याद रखिएगा कि इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं और ये बहुत कम घने होते हैं और वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यदि अब इसके उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें साल के पेड़, सागौन, पीपल, नीम और शीशम आते हैं। और अगर इसका विस्तार भारत के राज्यों में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ भाग में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है और भारत का कितना भूभाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इसमें कुछ अपडेट हो गया है डेटा। अगर हम 2021 की वन रिपोर्ट को देखें, जिसको आप 17वीं वन रिपोर्ट कहते हैं, तो इसके अनुसार प्रतिशत कितना है? तो 24.62% है। ठीक है, कितना है? 24.62%। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए 2019 के आंकड़े के अनुसार दिया गया है। ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिए। एक अगर आपके पास न हो तो एक जगह पेन और पेज पर ये नोट कर लीजिए कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 24.62% पर ये कुल वनावरण और वृक्षावरण है। और यदि हम बात क्षेत्रफल की कर लें तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार है। जो मैं प्रतिशत का आंकड़ा दे रहा हूँ, इसका आंकड़ा अगर क्षेत्रफल में बात की जाए तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, या जिसको आप दूसरे शब्द में 80.9 मिलियन हेक्टेयर भी कह सकते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि यदि पिछले बार 2019 से तुलना की जाए तो कितने हेक्टेयर की वृद्धि हुई, मतलब कितना बढ़ा है? तो 2,261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बढ़ा है वृक्षावरण और वनावरण का। तो ये भी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये एग्जैक्ट डेटा आपको यहाँ पर अपडेट याद रखना होगा। कह रहा है कि बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश और केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये जो बिनसर का जंगल है ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यानी ये उत्तराखंड के ये जो अल्मोड़ा है इसके इर्द गिर्द है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। ये अल्मोड़ा से 26 किलोमीटर दूर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया है बिनसर का जंगल को। अगला है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वनस्पति वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है? अब यहाँ देखिए वन कवर पूछ रहा है प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था? 24.62 कुल था। इसमें अगर वनावरण की बात करें तो आप नोट कर लीजिए 21.71% है। ठीक है, अगर हम वृक्षावरण की बात करें इसमें तो 2.91% है। यानी जब आप 2.91% वृक्षावरण का और वनावरण का 21.71% ऐड करेंगे तो आपको कुल प्रतिशत 24.62 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये बात अपडेट कर लीजिएगा। ये 2021 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें 2019 का डेटा दिया है जो कि पुराना है, आप अपडेटेड डेटा याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ठीक है, ये भी देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखेंगे जो कि 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, और पहली रिपोर्ट कब आई थी ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि वन रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, तो आपको पता होना चाहिए 1987 में। अब आइए मूल प्रश्न पर। पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो जरा यहाँ पर एक डेटा कुछ और नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सर्वाधिक राज्य पूछें किस राज्य में है वन, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये टॉप 3 स्टेट के नाम मैं बता रहा हूँ आपको। यदि मैं बात करूँ प्रतिशत के आधार पर शीर्ष राज्यों की तो मिजोरम नंबर 1 पे है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे पे मेघालय है। यदि मैं वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य 3 राज्यों की बात करूं तो सबसे अच्छी वृद्धि की आंध्र प्रदेश में नंबर 1, दूसरी तेलंगाना और तीसरा है उड़ीसा। इतना डेटा आपको मिनिमम याद होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगला देखिए,
पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। यहां पर देखिए फिर वही बात मैंने जो आपसे कही थी कि कई बार सबसे पहले डेटा को ना देके सेकंड या थर्ड को दे देता है। याद रखिएगा भारत में उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक। लेकिन विकल्प में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती दिया है, ये आपका सही आंसर होगा। दूसरे स्थान पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या नम पर्णपाती पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ अगला जो है ये कृषि और पशुपालन से संबंधित पोर्शन है जो आपको कल के सेकंड पार्ट में दिया जाएगा और कल सेकंड पार्ट में भारत के भूगोल को कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज मैंने इसको 2 पार्ट में डिसाइड करने का इसलिए निर्णय लिया क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कई जगह एलेबोरेट करना पड़ा है, विस्तार में करना पड़ा, कई जगह डेटा को अपडेट करना पड़ा है, उसमें अतिरिक्त डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उसको भी देना पड़ा। इसलिए भारत के भूगोल को बहुत अच्छी तरीके से देखना आवश्यक था, इसलिए 2 पार्ट में किया गया। आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप हर संभव प्रयास करेगा कि आपको अंतिम सफलता में वो भी एक ईंट का पत्थर रख पाए। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का